हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। एक नई क्लास हम आपके लिए लेकर के आए हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो सब्जेक्ट कोड है BHIC 131, भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 CE तक, ये हिस्ट्री की क्लास रहेगी हमारी। इसके अंदर हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न वो समझाएंगे जो कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो फर्स्ट टाइम व्यूअर है, पहली बार हमारी क्लास से जुड़ रहे हैं, कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, पेज को सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले जो वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो हम अब अपना ये क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है इसके अंदर, प्राकृतिक स्रोत और साहित्यिक स्रोत क्या है, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस क्या होते हैं, उसके बारे में हम आपको बताइए। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों का उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए एक तो पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत का उपयोग किया जाता है। पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं? पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, स्मारक और मूर्तियां शामिल हैं, जो राजाओं, तिथियों और आर्थिक व्यवस्था की सटीक जानकारी देते हैं। ठीक है, देखिए पहले के जमाने में क्या आर्थिक व्यवस्था थी, जो राजा थे उनका क्या रहन सहन था, उसको हम कैसे समझेंगे? या तो हम अभिलेख पढ़ करके हम उनको समझ सकते हैं, सिक्कों के माध्यम से समझ सकते हैं, स्मारक देख सकते हैं, या मूर्तियां देख सकते हैं। ये सारे जितने भी सोर्सेस होते हैं ये आते हैं पुरातात्विक स्रोतों में। ठीक है, अगर हम मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जो अ, सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं, उनको जब हमने पढ़ा या समझा, या पुरातत्वविदों ने जब उनको हमें बताया, तभी तो हम सम्राट अशोक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाए। वरना आज से तकरीबन 2000 साल पहले की हमारे पास जानकारी कैसे आती, है ना? तो ये अभिलेखों के माध्यम से ही पूर्ण हो पाया। साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद और धर्मनिरपेक्ष साहित्य जैसे अर्थशास्त्र, इंडिका शामिल हैं। ये जितने भी देखिए साहित्यिक स्रोत जो होते हैं, ये धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जैसे भाई वेद, उपनिषद और धार्मिक धर्मनिरपेक्ष साहित्य। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सारी चीजें जितनी भी मतलब के बुक्स होती हैं, जो जितने भी प्राचीन बुकें हैं, उनके अध्ययन से हम समझ पाते हैं। ये आती है साहित्यिक स्रोतों में, जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालती हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हैं साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो हमने साहित्यिक स्रोतों को अंडरस्टैंड करा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। इतिहास लेखन में उपनिवेशिक और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। कॉलोनियल वर्सेस नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव्स। औपनिवेशिक कॉलोनियल क्या है? ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा दिया गया दृष्टिकोण, जिसका मानना था कि भारतीयों में स्वशासन की क्षमता नहीं थी। ठीक है भाई, ये जो औपनिवेशिक कॉलोनियल एक तरीके से दृष्टिकोण है, ये क्या कहता है कि भाई जो भारतीय हैं उनमें स्वशासन की क्षमता नहीं थी, और भारत का इतिहास केवल ठहराव, स्टेग्नेशन और तानाशाही का इतिहास रहा है। ठीक है, इन लोगों का उपनिवेशिक काल के अंदर ये मानना था, ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा ये जो दृष्टिकोण दिया गया औपनिवेशिक दृष्टिकोण, इसका मानना था कि भारतीयों के अंदर स्वशासन की क्षमता नहीं थी और यहाँ पर तानाशाही का इतिहास रहा है। और राष्ट्रवादी क्या कहते हैं? भारतीय इतिहासकारों द्वारा दिया गया दृष्टिकोण, जिन्होंने औपनिवेशिक विचारों पर खंडन किया और भारत की प्राचीन गौरवशाली संस्कृति, लोकतांत्रिक परंपराओं और आत्मनिर्भर ग्राम व्यवस्था को उजागर। ठीक है, यानी कि राष्ट्रवादियों ने क्या करा? ये जो औपनिवेशिक जो दृष्टिकोण है, इसको सिरे से खारिज करा और बताया कि भारत की प्राचीन गौरवशाली संस्कृति को बताया, लोकतांत्रिक परंपराओं को बताया और आत्मनिर्भर ग्राम व्यवस्था को भी उजागर किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, नवपाषाण क्रांति, न्योलिथिक रिवॉल्यूशन क्या है? नवपाषाण काल में मानव जीवन में आए भारी परिवर्तनों को नवपाषाण क्रांति कहा जाता है। ठीक है, ये जो नवपाषाण काल है ना, इसमें काफी सारी क्रांतियां हुई हैं, बहुत सारे इन्वेंशन हुए, बहुत सारी चीजें हमारे को मिली हैं, जिनसे काफी ज्यादा मनुष्य का क्या हुआ है, एक तरीके से विकास हुआ है। इसमें मनुष्य ने भोजन का उत्पादन करने वाले की भूमिका अपनाई। ठीक है, यानी कि मानव खुद भोजन बनाने लगा। पत्थर के पॉलिश वाले हथियारों का उपयोग, कृषि की शुरुआत, पहिए का आविष्कार, पशुपालन और स्थायी बस्तियों, गांवों का निर्माण इस काल की प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है, यानी कि गांवों का निर्माण होने लगा। ठीक है, पहिए का आविष्कार हुआ, पत्थर के पॉलिश वाले हथियारों का इस्तेमाल ज्यादा हुआ और कृषि की शुरुआत भी हुई। तो भाई अब भोजन के लिए जो मानव है वो सिर्फ जंगल या जानवरों पर तक सीमित नहीं रहा, उनने कृषि की शुरुआत करी।
ठीक है, नवपाषाण काल के अंदर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना और जल निकास प्रणाली का वर्णन कीजिए। हड़प्पन टाउन प्लानिंग। ठीक है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता अपनी उन्नत नगर योजना के लिए प्रसिद्ध थी। शहर ग्रिड पद्धति, ग्रिड सिस्टम पर आधारित थे। ये जो शहर थे ना, ये तरीके से ग्रिड सिस्टम पर आधारित थे। जैसे आप देखते हो ना, ग्राफ्स वगैरह देखते हो, ग्राफ्स से समझ में आता है कि भाई हमें किस तमा पर किस तरीके से, और स्टेप बाय स्टेप पूरा उसमें बताया गया होता है ग्राफ्स के अंदर। इसी तरीके से इस ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इस समय पर भी ग्रिड सिस्टम का यूज, हाँ, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, घर पकी हुई ईंटों से बने होते थे और उनमें हवादार कमरे व आंगन होते थे। इनकी जल निकास प्रणाली बहुत उत्कृष्ट थी। घरों का गंदा पानी ढकी हुई नालियों के माध्यम से शहर के बाहर मुख्य नालियों में गिरता था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में ही तकरीबन, अगर मैं बताऊं तो तकरीबन 2000 साल पहले से ही ये जो सभ्यता थी, इसके अंदर क्या हुआ हड़प्पा सभ्यता के अंदर, कि ये सारी, सॉरी अगर मैं दंत मुंह, तो 2000 साल पहले मैंने बोल दिया, बट ये जो सभ्यता थी ये काफी समय पहले से थी। और इस सभ्यता के अंदर क्या होता था, ढकी हुई नालियां होती थी, जो नालियों का इस तरीके से एक जाल बना होता, और वो नालियां जो क्या होती थी, शहर के बाहर जाकर के बड़े नालों से या नालियों से मिलती थी। ठीक है, तो इतना डेवलपमेंट था हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व 6th सेंचुरी बीसी में नए धार्मिक आंदोलन के उदय के कारण क्या थे? इस काल में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। इसके मुख्य कारण थे ब्राह्मणवादी धर्म में जटिल कर्मकांड, यज्ञ और पशु बलि का बढ़ जाना। भाई, ब्राह्मणवादी जो एक तरीके से धर्म का, इसमें क्या था, एक तो ये इसमें पशु बलि का बढ़ गई थी। ठीक है, इस वजह से इन धर्मों का शुरुआत हुई। वैश्य वर्ण द्वारा सामाजिक प्रतिष्ठा की मांग, क्योंकि उनके पास धन था लेकिन वर्ण व्यवस्था में निचला स्थान था। ये जो वैश्य समाज था, वैश्य वर्ण था, इसके पास क्या था, धन तो था लेकिन जो एक धार्मिक, जो पूरा एक हायरार्की था, उसमें क्या था, निचला स्थान था इन लोगों का। ठीक है, अगले पॉइंट्स को समझ लेते हैं। लोहे के प्रयोग से कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार, जिससे लोगों को अतिरिक्त अनाज और धन प्राप्त हुआ और वे नए विचारों को अपनाने के लिए स्वतंत्र हुए। यानी कि लोगों के अंदर एक नई, अपने अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया नई ऊर्जा का संचार, एक नए आइडियाज का, एक नए विचारों का एक संचार बढ़ा, जिससे भी ये कहते हैं कि भाई ये एक तरीके से छठी शताब्दी में नए धार्मिक आंदोलनों के उदय के कारण बने थे ये। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट मैंने आपको बताए, इन्हीं वजहों से नए धार्मिक आंदोलन शुरू हुए, जिसमें जैन धर्म का उदय हुआ और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर। देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। अशोक की शांतिवादी पैसिफिस्ट नीतियों के कारण सेना की युद्ध क्षमता का कमजोर होना। ये जो सम्राट अशोक थे, कलिंग के युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया और बौद्ध धर्म में ये, मतलब कि बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया, और बौद्ध धर्म के अंदर ये बहुत ज्यादा शांतिवादी हो गए। शांतिवादी होने की नीतियों के कारण ही इनका जो, मतलब सेना के युद्ध की क्षमता थी वो कमजोर होती गई। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। केंद्रीय प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकृत, सेंट्रलाइज होना, यानी कि बहुत सारी जो चीजें थी वो सेंट्रलाइज होने लगी थी। अयोग्य और कमजोर उत्तराधिकारी। भाई देखिए, जब राजा का ही हृदय परिवर्तन हो गया, अब उसमें कमजोर, अब तो जो भी, मान लीजिए कोई भी कमजोर व्यक्ति भी है, वो क्या कह रहा है कि भाई मुझे ये राजपाट दे दीजिए, सर मुझे यहाँ का अधिकारी बना दीजिए, तैयार कर दीजिए, तो राजा उनकी इच्छा पूरी कर देते थे। दूरस्थ प्रांतों में अधिकारियों द्वारा जनता पर अत्याचार और आर्थिक संकट। ठीक है, जो दूर के प्रांत थे उनमें क्या हुआ भाई, वहां पर जो अधिकारी थे उनका जनता पर हद से ज्यादा अत्याचार बढ़ गया और आर्थिक वहां पर संकट आने लगे, जिसकी वजह से ये मतलब कि मौर्य समाज का एक तरीके से पतन का कारण बना। ठीक है, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन तैयार होगी तो आप इजिली ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते भी हैं तो इनको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और जो सम्राट अशोक थे, ये मौर्य जो साम्राज्य है इसकी शुरुआत 322 ईस्वी में हुई थी, 322 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, और सम्राट अशोक के टाइम पे इस तरीके से जब इनका हृदय परिवर्तन हुआ और मतलब कि कलिंग का युद्ध के बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो वही वजह बनी मौर्य साम्राज्य के पतन की। ठीक है, तो आप प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करिए, वीडियोस को आप हमारी बहुत ज्यादा प्यार करिए। अप्रिसिएशन के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और पेज को फॉलो करना मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच।